नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी और रिव्यू सेशन में। आज हम ट्री टू फोकस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक मिस्टर माइकल हयात हैं। आज हम जानेंगे अपने गोल्स को रीडिफाइन करने, अपने काम का रिव्यू करके अनावश्यक चीजों को हटाकर महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने, अपने टाइम और एनर्जी को सही मैनेज करने और सफलता की गति को बनाए रखने के 9 सिद्ध तरीकों के बारे में, जो हमारे जीवन के बाकी हिस्से जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते, शौक और भी बहुत कुछ में सफल और प्रसन्न रहने में हमारी मदद करते हैं। इन शॉर्ट, हम जानेंगे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के नायाब तरीकों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस हम कभी नहीं होने देंगे। अब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए ताकि उसे थोड़ा आराम मिले और दिमाग को खोल लीजिए ताकि उसे सकारात्मक बदलाव मिले। हम सभी को हफ्ते में 168 घंटे मिलते हैं, लेकिन किसी के लिए यह पर्याप्त होते हैं और किसी के लिए नहीं। क्या आपको भी लगता है कि इन 168 घंटों में से ज्यादातर घंटे आपके काम ही निकल जाते हैं और आपको अपने रिश्ते, अपनी सेहत, अपने शौक के लिए समय ही नहीं मिल पाता? कोई बात नहीं, ज्यादातर लोगों को यही लगता है क्योंकि वो सप्ताह में 70 घंटे तक काम करते हैं और काम करके इतना ज्यादा थक जाते हैं कि 60 घंटे तक सोते हैं और फिर उन्हें उन्हीं चीजों के लिए वक्त नहीं मिल पाता जो वास्तव में उनके जीवन को सार्थक बनाता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी समय खोजने या बचाने के बारे में है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि यह हमारे समय को हमारे लिए काम करने लायक बनाने के बारे में है। आइए जानते हैं कैसे। चैप्टर 1, फॉर्म्युलेट, डिसाइड व्हाट यू वांट। आप प्रोडक्टिव तभी बन सकते हैं जब आपको यह क्लियरली पता होगा कि आपको वास्तव में चाहिए क्या। प्रोडक्टिविटी का सच्चा उद्देश्य एफिशिएंसी या सक्सेस नहीं, बल्कि हमारा फ्रीडम होता है। फ्रीडम जैसे फोकस का, माइंडफुलनेस का, सहज रहने का और कभी कभी कुछ भी नहीं करने का। प्रोडक्टिविटी पर फोकस करने की जगह हमें वर्क फ्रीडम पर फोकस करना चाहिए, जैसे किसी काम में अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करके बिना किसी रुकावट के करने की आजादी। वहीं इसके अपोजिट एक फ्रीडम और होता है, कुछ नहीं करने का फ्रीडम। किसी भी काम को परफेक्टली करने के लिए हमें मेंटली फ्री होकर सोचना बहुत जरूरी है और इससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। जैसे जब हम वीक ऑफ में पूरी तरह से फ्री रहते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीक ज्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होता है। ज्यादातर लोगों का प्रोडक्टिविटी को लेकर कॉन्सेप्ट ही गलत है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सही मतलब ज्यादा देर तक काम करना नहीं, बल्कि कम समय में ज्यादा काम सही तरीके से करना है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 55 घंटे काम करने वाले लोगों से ज्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव 50 घंटे काम करने वाले लोग होते हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पहला कदम आप यह 3 तरीकों को अपनाकर बढ़ा सकते हैं। पहला, अपने आइडियल प्रोडक्टिविटी को क्लियरली डिफाइन कीजिए कि आपके लिए प्रोडक्टिविटी का असल मतलब क्या है। दूसरा, अपने उस डेफिनेशन को शॉर्ट और मेमोरेबल वर्ड्स में तोड़िए ताकि वो हमेशा आपको याद रहे। और तीसरा, लिखित रूप में स्पष्ट कीजिए कि यदि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा और यदि नहीं कर पाते हैं तो आप क्या खोएंगे। चैप्टर 2, इवैल्यूएट, डिटरमाइन योर कोर्स। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, जिसकी मदद से ही हमें सही फीडबैक मिलता है कि हम वास्तव में अभी कहां हैं। अनावश्यक कामों से छुटकारा पाने के लिए और हमारे समय और ऊर्जा बचाने में इवैल्यूएशन काफी मददगार होता है। हम 2 की क्राइटेरियाज के आधार पर अपने एक्टिविटीज और अपॉर्चुनिटीज का सही इवैल्यूएशन कर सकते हैं। पहला, पैशन, यानी वो काम जो हमें पसंद है और हमें एनर्जेटिक बनाता है। और दूसरा, प्रोफिशिएंसी, यानी हम कितने अच्छे से कोई काम करते हैं। और जब हम कोई काम पैशन और प्रोफिशिएंसी के साथ करते हैं तो हमें उसे करने में मजा भी आता है और उसमें सफलता मिलना तय होता है। अपने पैशन और प्रोफिशिएंसी को आप प्रोडक्टिविटी के 5 जोन से अच्छे से समझ सकते हैं। पहला जोन है डिजायर जोन, जहां पैशन और प्रोफिशिएंसी दोनों मिलते हैं और हम किसी काम में अपनी यूनिक एबिलिटीज का यूज करके महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन जोन, जहां हम पैशनेट तो होते हैं लेकिन प्रोफिशिएंट नहीं, जिसकी वजह से हम उस काम में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाते हैं। तीसरा, डिसइंटरेस्ट जोन, जहां हम प्रोफिशिएंट होते हैं लेकिन पैशनेट नहीं और ऐसे काम में बिना किसी पॉजिटिव रिजल्ट के सिर्फ हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। चौथा, ड्रजरी जोन, जहां हम ना तो पैशनेट होते हैं और ना ही प्रोफिशिएंट और यह हमारे द्वारा किए जाने वाला सबसे खराब और वेस्टेज ऑफ टाइम वाला काम होता है। और पांचवा, डेवलपमेंट जोन, जहां इच्छा क्षेत्र के बाहर का काम होने के बावजूद भी हमें उस काम में अपने पैशन और प्रोफिशिएंसी को डेवलप करने की इच्छा होती है। चैप्टर 3, रिजोनवेट, रीएनर्जाइज। जब हमारा वर्कलोड बढ़ जाता है तो हम लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं या फिर अपनी नींद के साथ समझौता करते हैं, जिसकी वजह से फोकस करना और सही डिसीजन लेना दोनों ही कठिन हो जाता है। जबकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का यह तरीका बिल्कुल गलत है और इससे हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों ही हेल्थ पर गलत असर पड़ता है। हर किसी के लिए टाइम तो फिक्स्ड है, लेकिन उनकी एनर्जी नहीं। प्रोडक्टिविटी और टाइम के बीच हमेशा से विपरीत संबंध रहा है। आप जितना ज्यादा घंटे काम करेंगे उतने ही कम प्रोडक्टिव होंगे। वहीं दूसरी तरफ वर्कलोड के चक्कर में जब हम अपने रिश्तों को समय नहीं देते हैं तो इससे हमारे पर्सनल रिलेशंस भी खराब होते हैं, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट कुछ समय बाद हमारी प्रोडक्टिविटी पर दिखता है, क्योंकि यह रिश्ते ही तो हैं जो हमें एनर्जी से भर देते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें वो काम जरूर करना चाहिए जिसमें हमें मजा आता है, जैसे वॉकिंग, पेंटिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग या अपने हॉबी पर समय बिताना, क्योंकि हमारे दिमाग की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए बिजी स्केड्यूल से ब्रेक लेकर यह सब करना जरूरी है।
हमेशा ध्यान रखिए कि खुद के लिए समय निकालना कोई लग्जरी नहीं बल्कि बेसिक नेसेसिटी है। और अगर हम ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो हमें रिलैक्स होकर अपने एनर्जी को समय समय पर रिन्यू करना बहुत जरूरी है। और ऐसा हम इन 7 प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं। पहला, हर रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर दीजिए। कमरे के तापमान, उजाला और शोर को भी कम कर दीजिए। दूसरा, नेचुरल फूड्स जैसे हमारी सब्जियां, फल और ड्राई फ्रूट्स लीजिए। बाहर खाना कम कीजिए और ढेर सारा पानी पीजिए। तीसरा, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज जरूर कीजिए। चौथा, अपने आसपास के लोगों का सोशल ऑडिट करके उनके इंटेंशंस को पहचानिए और सकारात्मक लोगों के साथ समय व्यतीत कीजिए। पांचवा, अपने व्यस्त दिनचर्या में मनोरंजन और किसी एक खेल को जरूर शामिल कीजिए। छठवां, रोज पढ़िए, आत्मचिंतन और मेडिटेशन कीजिए। और सातवां, रात में, वीकेंड पे और वेकेशंस के दौरान लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाइए। चैप्टर 4, एलिमिनेट, फ्लेक्स योर नो मसल्स। हम सबके पास समय एक बराबर ही है, फिर भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा अचीव करते हैं। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो ना कहने की आदत को अच्छी तरह से जानते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें सबसे पहले तो ना बोलने की आदत को सीखना होगा, क्योंकि जब हम हर काम को हाँ कहते हैं तो हमारा लोड और स्ट्रेस दोनों बढ़ता है और टाइम और एनर्जी बर्बाद होते हैं, जिसके वजह से हम जाने अनजाने में अपने जरूरी काम को ही टालते चले जाते हैं। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमारा रेगुलर स्केड्यूल नोट्स काफी मददगार होता है। यानी कि जब हम एक फिक्स्ड रेगुलर स्केड्यूल को फॉलो करते हैं तो हमें हमारे जरूरी काम और वर्कलोड की क्लैरिटी रहती है, जिससे हमें यह पता होता है कि ना कब बोलना है और हाँ कब बोलना है। इसलिए हमें हर रोज सुबह उठकर दिन भर के जरूरी काम की एक लिस्ट बनानी चाहिए और शाम को क्रॉस चेक करना चाहिए कि वो पूरे हुए या नहीं। ऐसा करने से 2 फायदा होता है। पहला, कि हमें सामने वाले से ना कहने का कारण स्पष्ट रहता है, और दूसरा, पूरे किए गए काम की लिस्ट देखकर हमें संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा सामने वाले से ना बोलने के लिए हमें यस नो यस रणनीति को अपनाना चाहिए। पहला यस, अपने आप से हाँ बोलिए और जो सबसे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको कीजिए। दूसरा नो, किसी को किसी भी काम के लिए मना स्पष्ट तथ्य के साथ कीजिए। उन्हें बताइए कि आप ऑलरेडी अपने रेगुलर स्केड्यूल में कितने बिजी हैं। और तीसरा यस, किसी को हाँ या ना बोलते वक्त 3 सेकंड रुककर उनसे अपने रिश्ते के बारे में सोचिए और उन्हें ना बोलने के बजाय अन्य समाधान देकर उस बातचीत को समाप्त कीजिए। चैप्टर 5, ऑटोमेट, सब्सट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द इक्वेशन। ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन आज के इस दौर में इसी का चलन चल रहा है, फिर चाहे वो कार हो, मशीन हो या फिर कोई भी आधुनिक गैजेट्स। और जब मशीन्स ऑटोमेशन पर हैं तो भला हम क्यों नहीं। हमें अपने रोजमर्रा के काम को ऑटोमेशन मोड पर ही रखना चाहिए, जिससे हमारे समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। ऑटोमेशन 4 प्रकार के होते हैं। पहला, सेल्फ ऑटोमेशन। अपने प्रायोरिटीज को फॉलो करने के लिए हमें 4 रिचुअल्स अपनाना चाहिए। मॉर्निंग रिचुअल्स जैसे चाय बनाना, वॉक पे जाना, मेडिटेशन और प्रेयर करना। इवनिंग रिचुअल्स जैसे आने वाले कल की प्लानिंग करना, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, घर के जरूरी काम करना। वर्क डे स्टार्टअप रिचुअल्स जैसे ईमेल्स, लेटर और डे स्केड्यूल चेक करना, अपने बॉस और कलीग्स को इन्फॉर्म करना कि आप कब अवेलेबल हैं और कब नहीं। और वर्क डे शटडाउन रिचुअल्स जैसे अपने दिन भर के काम का रिव्यू करना, कल क्या करना है उसकी एडवांस प्लानिंग करना। दूसरा, टेम्पलेट ऑटोमेशन। रोज करने वाले काम को ऑटोमेशन मोड पर रखिए ताकि उसे दोहराकर आपका समय खराब ना हो। जैसे ईमेल में ग्रीटिंग्स और सिग्नेचर पहले से ही सेट कीजिए। अपनी प्रेजेंटेशंस के इंट्रो और एंड स्लाइड्स को सेट कीजिए। क्लाइंट्स को भेजने वाले फॉलोअप मेल्स को टाइमर के साथ खाली समय में सेट कीजिए। तीसरा, प्रोसेस ऑटोमेशन। हर काम के प्रोसेस को लिखिए ताकि अगली बार उसे करने में आपको उतना वक्त ना लगे जितना पहली बार लगा था, और समय समय पर उसे फीडबैक के साथ अपग्रेड भी करते रहिए। ऐसा करना आपके समय को बचाता है। चौथा, टेक ऑटोमेशन। आप किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उससे ज्यादा इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपको किस तरह की टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है। आज बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपके समय की बचत करके आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं। उनके बारे में जानिए, सीखिए और अपने उपयोग में लीजिए। चैप्टर 6, डेलीगेट, क्लोन योरसेल्फ और बेटर। डेलीगेशन यानी अपना काम किसी और को सौंप देना। ज्यादातर लोग काम गलत हो जाने के डर से सामने वाले को काम डेलीगेट न करके खुद करते हैं, जिससे उनका समय और ऊर्जा उस काम को करने में बर्बाद होता है जो कोई और आसानी से कर सकता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें डेलीगेशन के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको डेलीगेट करना क्या है। फिर उसके लिए बेस्ट आदमी को चुनकर उनके साथ वर्क फ्लो डिस्कस कीजिए। उन्हें आवश्यक रिसोर्सेज और सही जगह उपलब्ध कराइए और अपने डेलीगेशन लेवल को स्पेसिफाई करके समय समय पर चेक करके उन्हें फीडबैक देते रहिए। डेलीगेशन लेवल 5 तरह के होते हैं। पहला, आप चाहते हैं कि सामने वाला वो करे जो आपने उससे कहा है, न ज्यादा न कम। दूसरा, आप चाहते हैं कि सामने वाला रिसर्च और एग्जामिन करके आपको रिपोर्ट करे। तीसरा, आप चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करे लेकिन अंतिम निर्णय आप ही लें। चौथा, आप चाहते हैं कि वो ऑप्शंस देखे, खुद निर्णय ले और फैक्ट के साथ आपको अपडेट करे। और पांचवा, आप पूरा प्रोजेक्ट या काम किसी और को सौंप देते हैं और निर्णय से पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं। चैप्टर 7, कंसोलिडेट, प्लान योर आइडियल वर्क। जैसे मंजिल के जानकारी के बिना हम अपना सफर शुरू नहीं करते,
ठीक वैसे ही अपने टारगेट को हम तब तक नहीं पूरा कर सकते जब तक हमें उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। हमारे प्रोडक्टिविटी का असल मतलब तभी होता है जब हम अपना काम स्ट्रक्चर्ड वे में किसी महान लक्ष्य के लिए कर रहे होते हैं। एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें अपने काम को उसी तरह से डिजाइन करने की जरूरत है, और ऐसा हम डेली और वीकली आइडियल टू डू लिस्ट बनाकर कर सकते हैं। रोज कम से कम 3 महत्वपूर्ण काम और हफ्ते में 3 बहुत बड़े और महत्वपूर्ण काम को लिखिए और पहले प्रायोरिटी के साथ उन्हें खत्म कीजिए। इसके अलावा आप जो भी हासिल करेंगे वो आपके लिए बोनस साबित होगा। अपने टू डू लिस्ट को तैयार करते समय अपने रिश्ते, स्वास्थ्य और शौक के लिए भी समय जरूर निर्धारित कीजिए। आपकी टू डू लिस्ट जितना ज्यादा स्पेसिफाइड होगी उतना ज्यादा क्लैरिटी आपको आपके टारगेट को लेकर होगी। बेशक हर प्लानिंग को आप अचीव तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हमारे सामने अपकमिंग डे और वीक की क्लियर प्लानिंग होती है तो हमें अपने टारगेट की भी पूरी जानकारी होती है, और जिन कामों को हम पूरा कर लेते हैं उन्हें लेके हमारे मन में सेटिस्फैक्शन भी रहता है। इसीलिए आइडियल डे और वीक प्लानिंग करना हर तरह से आपके लिए फायदेमंद ही होता है। टू डू लिस्ट बनाते वक्त हमें हमारे काम के साथ हमारे एक्टिविटीज के स्टेजेस के बारे में भी पता होना चाहिए। इस दुनिया की सारी एक्टिविटीज सिर्फ 3 स्टेजेस के अंदर ही समाहित हैं। पहली, फ्रंट स्टेज, वो कार्य जिनके लिए आपको चुना गया है और उसके पैसे दिए जाते हैं, वो काम जिसके रिजल्ट्स से सेटिस्फाई होकर आपके बॉस या क्लाइंट्स आपको पे करते हैं। दूसरा, बैक स्टेज, इस स्टेज में विशेष रूप से एलिमिनेशन, ऑटोमेशन और डेलीगेशन और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, प्रिपरेशन, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट शामिल है, जिनकी मदद से आप फ्रंट स्टेज पर बेहतर परफॉर्म करते हैं। और तीसरा, ऑफ स्टेज, यह रिलैक्सेशन स्टेज होता है जहां आप कुछ नहीं करके बस अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर रहे होते हैं, ताकि जब आप अन्य 2 स्टेज पर वापस जाएं तो आपके पास कुछ पेश करने के लिए बेहतरीन हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हफ्ते के हर दिन के लिए डिसाइड कीजिए कि आप इन 3 स्टेजेस में से कौन से स्टेज पर रहेंगे। फ्रंट स्टेज और ऑफ स्टेज के लिए कम से कम हफ्ते के 2 दिन रिजर्व रखिए। चैप्टर 8, डेजिग्नेट, प्रायोरिटाइज योर टास्क। हमारे लिए उन काम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है जो हमारी एनर्जी और टाइम दोनों कंज्यूम करते हैं और जिनसे हमारे प्रोडक्टिविटी पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। इसके लिए हमें टू डू लिस्ट के साथ साथ एक नॉट टू डू लिस्ट भी बनाकर उसमें ऐसे टास्क लिखने चाहिए जिन्हें हमें करना तो है लेकिन वो इतने जरूरी नहीं है, या हम उन्हें किसी और से भी करवा सकते हैं। ऐसा करने से हमें खुद को ज्यादा फोकस्ड और स्किल्ड बनने का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। हमारी नॉट टू डू लिस्ट हमें हमारे टू डू लिस्ट से भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है। हमारा अटेंशन यानी कि ध्यान हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बस हमें यह जानने की आवश्यकता है कि किस काम को हमारे अटेंशन की जरूरत है और किसे नहीं, और यह जानने के लिए हमें अपना वीकली रिव्यू करते रहना चाहिए, जो हम इन 6 स्टेप से आसानी से कर सकते हैं। पहला, हर हफ्ते के सबसे बड़े अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाइए। दूसरा, अपने पिछले हफ्ते में किए प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव काम की लिस्ट बनाइए। तीसरा, पिछले 4 हफ्तों के लिस्ट्स और नोट्स का रिव्यू कीजिए कि आपका टारगेट क्या था और आपने अभी तक अचीव क्या किया है। चौथा, अपने गोल्स, प्रोजेक्ट्स, इवेंट्स, मीटिंग्स और डेडलाइंस को चेक कीजिए। पांचवा, उन 3 बड़े कामों की लिस्ट बनाइए जिन्हें आपको इस हफ्ते में पूरा करना है। और छठवां, अपने रिजुनोवेशन यानी कि कायाकल्प का प्लान बनाइए। चैप्टर 9, एक्टिवेट, बीट इंटरप्शंस एंड डिस्ट्रैक्शंस। इंस्टेंट मैसेज, नोटिफिकेशन, वेब सर्फिंग और एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, यह सब हमारे लाइफ के पार्ट बन गए हैं। बेशक यह हमारे लिए कुछ हद तक मददगार भी हैं, लेकिन मदद करने से ज्यादा यह हमारे फोकस और कंसंट्रेशन को कम करते हैं, जिनकी वजह से हम कई बार अपने जरूरी काम भी टाल देते हैं। और यही नए दौर की डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारा वैल्यूएबल टाइम चाहती है। और हो सकता है इनमें से कुछ हमारे लिए जरूरी भी हो, लेकिन ज्यादातर हमारे लिए इंटरप्शन और डिस्ट्रैक्शंस का कारण होते हैं, जिसके लिए हमें यह ध्यान देना जरूरी है कि हम सोशल मीडिया, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस पर कितना टाइम व्यतीत करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप ऑफिस में वीकली रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और तभी आपके स्क्रीन पर फेसबुक या इंस्टा नोटिफिकेशन आता है और आप उसे देखने लगते हैं और फिर एक के बाद एक नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं, और कुछ देर बाद आपको ध्यान आता है कि आप वीकली रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। और जब आप फिर से अपनी वीकली रिपोर्ट को लिखना शुरू करते हैं तब आप फील करते हैं कि आपका फोकस कम हो गया है, यानी सोशल मीडिया की वजह से आपके जरूरी काम में इंटरप्शन आ गया। एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति एक बार अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होता है तो उसे दोबारा शुरू करने में लगभग 23 मिनट लगते हैं, और अगर वो दिन में 5 बार डिस्ट्रैक्ट होता है तो उसके 2 घंटे से ज्यादा बर्बाद हो जाते हैं। इंटरप्शंस को अवॉइड करने के लिए 2 तरीके कारगर होते हैं। पहला, लिमिट इंस्टेंट कम्युनिकेशंस, जिसमें आप इंपॉर्टेंट काम करते वक्त अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए और अगर संभव हो तो बाद में बात करने का विकल्प चुनिए। दूसरा, प्रोएक्टिवली सेट एंड एनफोर्स बाउंड्रीज, अपने ईमेल के लिए एक ऑटो रिस्पॉन्डर सेट करके संबंधित लोगों को सूचित कीजिए कि आप कुछ समय के लिए ऑफलाइन हैं, आप कुछ समय के लिए अनअवेलेबल हैं। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। पहला, आपको यह डिसाइड करना होगा कि काम के वक्त आप कौन सी टेक्नोलॉजी या वेबसाइट्स यूज करेंगे। दूसरा, काम के दौरान सही बैकग्राउंड म्यूजिक का चुनाव कीजिए जो फोकस करने में मददगार साबित होता है। तीसरा,
अभी इसी वक्त सारे डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स को अपने वर्क प्लेस से हटा दीजिए। चौथा, अपने फिजिकल और डिजिटल वर्क प्लेस को व्यवस्थित कीजिए। और पांचवा, ज्यादा कठिन काम को चुनकर फोकस के लिए खुद को ट्रेंड कीजिए। तो दोस्तों, हमारी समरी यहाँ खत्म होती है। अब बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। बात करें बुक के कवर की तो यह साधारण ही है, लेकिन यह किताब वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण है। यह एक सेल्फ हेल्प गाइड है जो आपकी मदद अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में करती है। आप इसे 6 से 7 दिन में पढ़कर समझ सकते हैं। आप यह किताब फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हेल्पिंग वीडियो के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।